हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इंडियन फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर। उनका स्टेटमेंट हम अक्सर देखते रहते हैं और सुनते भी रहते हैं। काफ़ी एक्टिव आदमी हैं। जहाँ पे भी जाते हैं तो कोई ऐसी बात करते हैं कि जो हेडलाइंस बनती है उसकी वजह से इंटरनेशनल मीडिया में। अभी रिसेंटली उन्होंने संडे को इंडिया में एक जगह पे बात की कि दुनिया इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बनाना चाहती है और उसमें उन्होंने फिर ज़िक्र किया यूएस का, यूरोप का, मिडल ईस्ट का। क्या चीज़ें हैं ऐसी जिसकी वजह से डॉक्टर जयशंकर साहब ये बात कर रहे हैं? एक तो ये। दूसरी तरफ प्रेज़िडेंट ऑफ चाइना जो शी जिनपिंग साहब हैं, आफ्टर 5 इयर्स उन्होंने अपना विज़िट शुरू किया है यूरोप का। 5 साल बहुत लंबा अरसा होता है कि आप यूरोप जैसी जगह पे नहीं जाते। क्या वजह हुई यूक्रेन वॉर जब से स्टार्ट हुई तो उसके ऊपर भी और उससे पहले भी यूरोप ने काफ़ी टफ टफ टाइम दिया चाइना को मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। वो सिंजियांग के ऊपर भी उन्होंने बात की थी और इसके अलावा भी शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पे यूरोप को कंसर्न्स थे। लेकिन अब उन्होंने यूरोप के उस मुल्क से यानी फ्रांस से अपने विज़िट का आगाज़ किया है और बाकी फिर सर्बिया, हंगरी और बाकी कंट्रीज़ में भी उन्होंने जाना है। क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है? क्या यूक्रेन वॉर के हवाले से बात हुई? क्योंकि हम सुनने में ये आ रहा है कि ईरान के हवाले से भी उनसे हेल्प माँगी जा रही है और रशिया के हवाले से भी। ये हेल्प इंडिया से भी माँगी गई थी। लेकिन क्या हो सकता है? क्या शी जिनपिंग ये रोल प्ले कर सकते हैं या नहीं? इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त, हमारे भाई डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ऑल द वे फ्रॉम गोवा, इंडिया से, कोस्टल सिटी ऑफ इंडिया। तो अभी भी शो से पहले कैमरे का मूव करके थोड़ा-सा आगे जाके उन्होंने मुझे बीच दिखाया कि यार ये है। मैं कहा दूर-दूर से हम देख रहे हैं पाकिस्तान। इस्लामाबाद से बैठकर हम गोवा लीजिए आपके तो दर्शकों को और भी ये दिखाइए। दोबारा से इन्होंने दिखाया भी। मैंने थोड़ी देर पहले भी देखा। कहते हैं दिन को बड़ी गर्मी होती है और शाम का जो वेदर होता है वो बहुत बेहतर हो जाता है, फिर वो एक्सट्रीम वेदर नहीं रहता। खैर एनीवे डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फ़खर भाई, आपको सबसे पहले तो क्या कह दें हम, मक़ाम मुपा खैर, तसांगाई। उस्ताद मकाम बगैर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, ऑलवेज़ अ बहुत प्लेज़र शुक्रिया। टू बी ऑन अ शो विद द फैमिली थैंक यू मेंबर्स, ऑलवेज़ वेरी अ मच। आपका भी प्लेज़र। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर जयशंकर जी बड़े एक्टिव आदमी हैं। पाकिस्तान में भी उनको बड़ा सुना जाता है। पाकिस्तान में के अलावा दुनिया में उनको बड़ा सुना जाता है। उनकी बात की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है और हमेशा हम कहते हैं कि उन वो जब कहीं पे बात कर लेते हैं तो उनकी हेडलाइंस बनती है और ये वाक़ई में बनती है। ये ऐसा नहीं है कि ये कोई फ़खर यूसुफज़ई और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी बैठते हैं तो ये बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी डॉक्टर जयशंकर लिख दें, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वाक़ई ऐसा है। मतलब ये बात मैंने थ्रू आउट अ टाइम मैंने नोटिस की है कि ऐसी चीज़ें होती है कि कोई ना कोई चीज़ उनके हवाले से मतलब हेडलाइंस में उनकी स्टेटमेंट्स में से निकाल के बनी होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, वर्ल्ड में इंडिया ने अपने आप को खड़ा किया, एक बहुत बेहतर पोज़ीशन पे खड़ा किया। आगे भी वो कहते हैं कि यार दिस इज़ नॉट अ एंड। ये हमारा डेस्टिनेशन ये नहीं है जहाँ पे आज हम स्टैंड करते हैं। हमने बहुत आगे जाना है, इससे भी कहीं आगे जाना है और वहाँ पे दुनिया में अपना इन्फ्लुएंस मज़ीद बढ़ाना है कि दुनिया जिस तरह आज इंडिया को सुनती है और कोशिश करती है कि हमारे ताल्लुकात, हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ किसी के साथ हो या ना हो, लेकिन हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ होना ज़रूरी है। डॉक्टर जयशंकर जी ने इसके ऊपर बड़ा काम किया अगर हम देखें। उसके साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब, बाकी बहुत सारे लोग, यकीनन ये 2 लोग ऐसे हैं कि हमारे सामने यही आते हैं। बाकी उनकी टीम होगी, उनके लोग होंगे, उनकी भी बड़ी मेहनत शामिल होगी। लेकिन डॉक्टर साहब कैसा देखते हैं, उन्होंने सबका ज़िक्र किया कि आज दुनिया हमसे ताल्लुक जोड़ना चाहती है, बेशक दुनिया से तोड़े बाकी मुल्कों से, कंट्रीज़ से, लेकिन हमसे जोड़ना चाहती है। क्या वजह क्या आपको नज़र आती है? नहीं, देखिए फ़खर भाई, ऐसा है कि सब एक-दूसरे से ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं। ये समाज, ये दुनिया उस तरफ जा रही है। सारे जो बड़े-बड़े समझदार लीडर्स हैं, चाहे वो अरेबिया में हों, चाहे वो फ्रांस में, यूरोप में हों, चाहे वो अमेरिका में हों, चाहे वो अफ्रीका में हों, दे ऑल वांट टू बी इंटीग्रेटेड। बिकॉज़ हमको ये बात समझ में आ चुकी है दुनिया को कि हमारा और मानवता का जो
जो भलाई है ना वो इसी में है कि हम सब साथ में रहें, हम अपने रिसोर्सेज को क्यूमुलेटिवली यूज करें। अगर हम डिवाइड कर देंगे इन रिसोर्सेज को तो ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो उस लिहाज से जो है वो दुनिया चाहती है कि सब एक दूसरे के साथ मिलके रहें, बैरियर्स खत्म हो, ट्रेड बैरियर्स खासकर खत्म हो, कल्चरल बैरियर्स खत्म हो, ह्यूमैनिटी फ्री फ्लो हो सके, ऐसा एक माइंडसेट आ जाए कि ह्यूमैनिटी कुड फ्री फ्लो, जैसे यूरोप में है बॉर्डर फ्री है, उस टाइप का आ जाए। जैसे जैसे लोग सोसाइटियां उस तरफ जाने का प्रयास कर रही हैं। रही बात, जयशंकर साहब ने यही कहा कि इंडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड द वर्ल्ड लीडरशिप। उसके दो रीजन है। एक तो ये कि इंडियंस की जो फिलॉसफी रही है शुरू से इंक्लूसिव रही है, और जो इंडियन फिलॉसफी है वही प्रधानमंत्री मोदी का भी वो पॉलिटिकल स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, विच बेसिकली मीन्स सर्वे संतु सुखिना सर्वे सर्वे भवंतु निरामया, यानी कि एवरीवन शुड बी हैप्पी एंड एवरीवन शुड बी डिजीज फ्री, शुड बी हेल्दी। तो ये हमारी पॉलिसी है, और इसी पॉलिसी के साथ हम किसी में भेद नहीं करते, हम किसी को ऊंचा बड़ा नहीं समझते, हम किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते, हम सबके साथ चलना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, हम किसी को दबाना नहीं चाहते, हम किसी के ऊपर नहीं जाना चाहते, ना किसी के नीचे जाना चाहते। वी वांट टू वॉक हैंड इन हैंड विद ऑल द मेजर प्लेयर्स और द स्मॉल प्लेयर्स अलाइक। तो इसलिए इंडिया का जो रोल है वो बढ़ जाता है, और इंडिया में ये कैपेसिटी भी है, इंडिया के पास वो फिलॉसफी है, वो थॉट प्रोसेस है। आज आप देखिए कि इंडियंस जो हैं वो सारी जगह पे, मैं जब बच्चा था ना तो मैं देखता था हमारे यहाँ क्रिकेट टीम को कोच करने हमेशा गोरे आते थे। बिल्कुल। मैं सोचता था यार कभी हमारे यहाँ भी, हमारे भी टीम इंडियंस जाएंगे, कभी किसी को कोच करेंगे, कभी गोरे भी हमको लीडरशिप में लेंगे। आज आप देख लीजिए, यूके में लंदन का मेयर, आप उनको पाकिस्तानी कह सकते हैं सादिक खान, लेकिन वो बेसिकली लखनऊ से हैं, ठीक है ना, तो इज अ काइंड ऑफ एन इंडियन वनली। जी। आप उसके बाद उनके प्रधानमंत्री को देख ले, ऋषि सुनक, वो भी इंडियन है। आप गूगल में चले जाए, माइक्रोसॉफ्ट में चले जाए, अभी हमारे यहाँ पे एरिक ग्रासिटी साहब जो कि अमेरिका के एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक बड़ा हिस्टोरिक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि 10 years ago it was famous in America that if you are an Indian you cannot be a CEO। उन्होंने कहा अब ये उल्टा हो गया है। उन्होंने कहा इन अमेरिका नाउ यू कैन नॉट बी अ सीईओ इफ यू आर नॉट एन इंडियन। तो पहले ये था कि आप अगर इंडियन है तो सीईओ नहीं बन सकते, भूल जाइए। अब ये है कि अगर आप इंडियन नहीं है तो आप अमेरिकन कंपनीज के सीईओ नहीं बन सकते। आई मीन दिस इज, आप सी चेंज द वे वर्ल्ड यूज्ड टू लुक एट अस, और वो वही कह रहे हैं कि हम दुनिया को साथ ले चलने में सक्षम है। हमारे पास वो वेयर विथल है, हमारे पास वो फिलॉसफी है, हमारे पास वो माइंडसेट है कि हम लोगों को छोटा बड़ा नहीं देखेंगे, हम लोगों को दबाएंगे नहीं, हम सबको साथ लेके चलने में विश्वास रखते हो बराबरी के साथ। दैट इज व्हाट ही वाज अंडरलाइनिंग। राइट। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो उन्होंने ये बात की कि भाई हम यूएस हो, यूरोप हो, इज़राइल हो, अफ्रीकन कंट्रीज़ हो, ये सब के साथ हम एंगेज है और एंगेज करना चाहते हैं, और वो भी हमारे साथ ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। अच्छा, इसमें आप ये कहते हैं इंडिया कोई आज का तो है नहीं, ठीक है 47 में पार्टीशन हुई, लेकिन अगर उसके बाद देखा जाए तो पहले भी इंडिया था, 47 के बाद से भी इंडिया है। ये वाली चीजें क्यों नजर नहीं आती थी? क्या वजह थी? क्या इंडिया पहले भी एक बड़ा मुल्क था, बड़ी पॉपुलेशन रखता था, बहुत सारी चीजें पहले भी थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ है? आपको क्या नजर आता है जिसकी वजह से दुनिया मतलब खिंची हुई चली आती है, भागती हुई चली आती है, और बड़े बड़े यानी ग्लोबल पावर्स की मैं बात करता हूँ, छोटे कंट्रीज की नहीं बात करते, वो भी हैं, लेकिन ग्लोबल पावर्स की अगर बात की जाए तो वो बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। फखर भाई, आप जहां रहते हैं वहां से कुछ दूरी पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल। दुनिया वहां पढ़ने आया करती थी। इंडिया शुरू से गढ़ था लोगों को शिक्षा देने का। आप तो यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट वन कि जिन्होंने तक्षशिला यूनिवर्सिटी को इनहेरिट किया है, वो आप ही के वंशज थे, क्योंकि वहां पहले तो लोकली वहां पे बिल्कुल। पढ़ने आए होंगे, लोकली लोगों ने उनको वो किया होगा। तो तक्षशिला हो, नालंदा हो, इंडिया वाज एन एजुकेशन हब, या ठीक है ना। अब उसमें कुछ आइडियोलॉजिकल फिनोमिना आए कि पिछले 150 सालों में इंडिया की रोल को रिवर्स करने की कोशिश की गई आइडियोलॉजिकली, बट देन थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। जो जिसे कहते हैं जो सच होता है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसको वो नेचर उसको ठीक कर देता है। नेचर टेक्स केयर ऑफ द थिंग्स, दैट इज बेसिकली ट्रू। सो आपकी जो खुद की लीनियज है, आप जिस जगह से बिलोंग करते हो,
वो एक रिच हिस्ट्री है, एक रिच कल्चरल हिस्ट्री है, रिच साइंटिफिक हिस्ट्री है। बिकॉज आज भले पठान को ये फेमस कर दिया गया हो कि ये बड़े लड़ाके लोग हैं, जंगजू हैं, ये हैं, बट बेसिकली अगर आप उनका हिस्ट्री बिल्कुल, देखेंगे, दे आर बेसिकली साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और रिसर्चर्स की उनकी वो या हिस्ट्री रही है। क्योंकि जिस इलाके में वो रहे वहां दुनिया का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। दुनिया के बेहतरीन जो आप कह लीजिए स्ट्रेटेजिस्ट हुए, बुद्धा की मूर्ति अगर किसी जी, ने बिल्कुल। बेमियान के पहाड़ों पे अगर उकेरी होगी तो वो तो वहां के लोकल लोग रहे होंगे ना, यूपी बिहार के लोग तो गए नहीं होंगे। तो बेशक, सोचिए बिल्कुल ठीक कह उस रहे हैं। समय कि अगर ये क्राफ्टमैनशिप थी, ये साइंस था, टेक्नोलॉजी था, हुँ, इतनी जानकारी थी कि पहाड़ पे एक फेस को कैसे उकेर दे बिना उस समय के ये बड़े बड़े जो इक्विपमेंट हुआ करते थे। तो बिल्कुल, सोचिए द काइंड ऑफ ह्यूमन स्किल दे possess, द काइंड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कि भैया इतना ही काटो कि वो अर्थ, वो पहाड़ गिर ना जाए और उसके बाद उस पे वो हजारों साल तक बिना मेंटेनेंस के रहे। तो बेशक। मैं फिर से कहूंगा कि ये एक मिसकंसेप्शन है, इंडिया वॉज। और जब हम इंडिया कहते हैं तो जो एंशियंट इंडिया है उसको हम इंक्लूड करके कहते हैं, जैसे तक्षशिला है, ये एंशियंट इंडिया का पार्ट है। या जो दूसरी चीजें वो वहां पे लोग शुरू से पढ़ने आते थे। तो वो इंडिया ने लोगों दुनिया को ज्ञान दिया है। इंडिया हुँ, हैज बीन अ नॉलेज गुरु ऑफ द वर्ल्ड। मैं आपको बताऊं, मेरे जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे हैम्बर्ग में, वो मुझसे कहते थे कि द ऑल्टरनेटिव फिलोसफी दैट द यूरोपियंस हैव गॉट इज फ्रॉम इंडिया। तो ये जो, और ज़बरदस्त। इंडिया क्या था, इंडिया कोई यूपी बिहार सिर्फ ये नहीं था, इंडिया वो बृहद इलाका, आपका भी जो इलाका था, वहां बिल पे भी एक से एक फिलोसोफर्स। और वो बड़े भाई खान, अब्दुल गफ्फार खान तो मॉडर्न डे में इतने बड़े फिलोसोफर थे, इतने बड़े बिल्कुल, लीडर थे, उनकी लीडरशिप को कौन भूल सकता है। तो पॉइंट ये है कि अब ये एक अलग बात है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंग्रेज ये बता के गए कि पठान जंगजू हैं। अंग्रेज ये नहीं बता के गए कि पठान साइंटिस्ट है, पठान रिसर्चर है, हुँ, पठान एक आर्किटेक्ट है, मगर उनको पठानों में जंगजू दिख गया। बिल्कुल ठीक सही, है ना, ये सही। मानसिक दिवालियापन था कि आप यहाँ पे आके आपने सोचा कि ये इल सिविलाइज लोग हैं, ये मरने मारने वाले लोग हैं। ऐसे नहीं थे भाई, हुँ, बड़े सिविलाइज थे। बिल्कुल, और जब आपको सिविलाइजेशन नहीं पता थी, उस समय से उस इलाके में सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो रहा है, उस समय से वहां पे तक्षशिला था, तो वो आपके इलाके के और सब इलाके बिल्कुल, के लोग बच्चे पढ़ने आते ही होंगे ना वहां बेशक, पे। बिल्कुल ऐसे सही, तो है नहीं बिल्कुल। कि सिर्फ यहाँ से जाएंगे। मुझे तो लगता है जो नॉर्थ इंडिया के लोग थे उनको कैटर करने के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी रही होगी, और जो आपके एरिया के लोग होंगे या बाकी और भी बच्चे जो रहेंगे उनको कैटर करने के लिए तक्षशिला यूनिवर्सिटी और ये सब यूनिवर्सिटी थी। और ये तो लिखित है, प्रमाणित है। हमने जी। तो, अगर ये यूनिवर्सिटी नहीं होती तो कोई कहता चलो तुम गप्पे मार रहे हो, भाई ये यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, यस, यू आर राइट, और बिल्कुल। इन यूनिवर्सिटियों में अर्थशास्त्र लिखी गई। अब चूंकि जो जो गोरा आया ना, तो गोरा हमारे जो राइटिंग्स थी उनको मानना नहीं चाहता था। जैसे मैंने आपको कई किताबों का रेफरेंस दे दूंगा जिसमें गोरों ने लिखा कि इंडियंस को तो पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, हिस्ट्री क्या हुँ, होती है, सब पता ही नहीं है, ये लिख ही नहीं सकते। और बहुत फेमसली लॉर्ड मैकॉले ने कहा था कि तुम्हारी हजारों किताबों के बराबर है हमारे इंग्लैंड में एक पेज के ऊपर लिखा गया नॉलेज। आप देखिए, गोरे पहले ये करते भी थे। जब इंडिया अभी आजाद हुआ था शुरू शुरू में, तो 40-50 साल तक वो कहते थे कि तुम्हारी अंडर ग्रेजुएट जो तुम्हारी एमबीबीएस की डिग्री है, वो हमारे यहाँ प्लस टू के बराबर की डिग्री हम उसको मानेंगे, हाँ, बिल्कुल, उसको हम इक्विवेलेंट का यस। दर्जा नहीं देंगे। और आज उनको, आज इंडिया की सारी डिग्री इक्विवेलेंट मानी जाती है। आज इंडिया के बच्चे जो हैं उनके सारे कंट्री में सीईओ जाके लगे हुए हैं अपनी स्किल के बल पे। यस। तो आप किसी को झूठ बोल के प्रोपोगेंडा के तहत किसी कम्युनिटी को दबा सकते हो। और मैं आपको भी कह रहा हूं कि पठान जो हैं उनकी हिस्ट्री हजारों हजार साल की है। दे आर नॉट जस्ट फाइटर्स, दे आर बेसिकली फिलोसोफर्स, हुँ, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, एंड दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंकर्स, प्रोवाइडेड कि आप हुँ, अपनी हिस्ट्री को रिकॉग्नाइज करें। ठीक है ना, बिल्कुल दिस इज सही। व्हाट। सो इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ वर्ल्ड गुरु एंड टाइम हैज कम अगेन दैट इंडिया विल रिक्लेम इट्स पोजीशन। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा-सा आप जाते हैं प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग का विज़िट है 5 साल के बाद उन्होंने यूरोप का दौरा किया और फ्रांस से अपने विज़िट का आगाज़ उन्होंने किया। क्या देख रहे हैं कि 5 साल उन्होंने यूरोप के मतलब लीडर से टेलीफ़ोनिक राब्ता तो रहता होगा या फिर उन्होंने क्रेमलिन का विज़िट किया या फिर कुछ और कंट्रीज़ के उन्होंने विज़िट्स किए लेकिन वो यूरोप नहीं गए। आफ्टर 5 इयर्स और वो कहते हैं कि अब दोबारा से जो तलख़ियाँ हैं उसको कम करना है।
अमेरिकन के साथ भी उनका आना जाना कुछ थोड़ा सा शुरू हुआ। एंथनी ब्लिंकन 2 दफा अभी विजिट कर चुके। क्या नजर आ रहा है कि क्या चीजें हो रही कि अब दोबारा से वाकई नॉर्मलसी आ रही है यूरोप चीन के दरमियान, यूरोप सॉरी यूएस और चाइना के दरमियान, या बाकी वर्ल्ड के जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें कुछ कमी आने की मतलब होप्स नजर आ रही है? देखिए, अगर हम अभी इसको यूरोप और चाइना के दृष्टिकोण से देखें तो दोनों पार्टीज में ना कंसर्न्स हैं। जी। यूरोप का कंसर्न है कि आप रशिया के साथ खड़े हो, उनके वॉर एफर्ट्स में आप यूक्रेन में के खिलाफ। यूक्रेन में आप उनको हेल्प कर रहे हो। डुअल यूसेज के जो आपने उनको इक्विपमेंट भेजे हैं, वो क्योंकि वो उनका 2-2 यूसेज होता है, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन भी किया जा सकता है या करते हैं रशिया के लोग। चाइना का कंसर्न ये है कि उनको उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं या दूसरे जो इक्विपमेंट्स हैं या दूसरे जो ट्रेड है उस पे हाई टैरिफ एज अ रिस्पांस जो एज अ सैंक्शन जो है वो यूरोप लगा रहा है, तो उनका ट्रेड इंटरेस्ट उससे गड़बड़ा रहा है। आप देखें, चूंकि जो 3-4 कंट्री वो जाएंगे उनमें फ्रांस है, सर्बिया है, हंगरी है, ठीक है ना। और अगर आप हंगरी के बारे में देखें तो यूरोपियन यूनियन में 3 से 4 ऐसे ओकेजन्स आए हैं जब चाइना के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को कंडेम करते हुए यूरोपियन यूनियन ने रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की है, बट हंगरी हैज ब्लॉक्ड इट। तो बोथ द पार्टीज हैव कंसर्न। तो ये टाइम आ गया है कि वो एलिविएट करें उस कंसर्न्स को, क्योंकि हाइटेंड डिटेंशन है। यूरोप के अपने फियर्स हैं, चाइना के अपने फियर्स हैं। यूरोप के सिक्योरिटी परसेप्शन के फियर्स हैं, चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट के फियर्स हैं। तो दे बोथ, जिसे कह लीजिए, जो मैं पढ़ रहा था कि जो मेन हाईलाइट चीजें होंगी उसमें वही है कि जो चाइना की इकोनॉमिक सिक्योरिटी का एजेंडा जो होगा और यूरोप का जो है वो कॉन्फ्लिक्ट रीजन सिक्योरिटी का जो जो मामला होगा, यही दोनों आपस में डिस्कस करेंगे। एंड देन चाइना इज अ मेजर प्लेयर, या फकर भाई। चाइना इज गोइंग टू रिमेन अ मेजर प्लेयर हाँ, फॉर इयर्स टू कम। हम चाइना को विश अवे तो नहीं कर सकते ना कि चाइना बिल्कुल। गायब हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है भाई। आज की डेट में वो सेकेंड हाईएस्ट जीडीपी है और दे विल मेंटेन, क्योंकि कोई भी दुनिया की जो स्टडीज आई हैं, सारी ये स्टडीज यही सजेस्ट करती हैं कि आने वाले 40-50 सालों में जो टॉप 3 इकोनॉमी होंगी, इंडिया, अमेरिका और चाइना होगा। नो वन सेज कि चाइना गायब हो जाएगा और अचानक से कोई और कंट्री आ जाएगी। सो दीज 3 कंट्रीज आर गोइंग टू रूल द वर्ल्ड। अब इसलिए इन तीनों के बीच में अगर सामंजस्य नहीं बैठता है तो हम एक ट्राईपार्टाइट या समझ लीजिए हम एक ट्राईपोलर वर्ल्ड की ओर देख रहे हैं, ठीक है ना। कि एक एक जिसका इंडिया धुरी हो जाएगा, एक जी। चाइना जिसकी धुरी हो जाएगी और एक अमेरिका जिसकी धुरी हो जाएगी। इसलिए अमेरिका और इंडिया ये कोशिश करें कि वो साथ में आ जाए, तो ये फिर बाइपोलर अगर बनता है इन केस में, तो फिर ये एक डेमोक्रेटिक वर्सेस नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप का पोलराइजेशन होगा, जिसमें फिर अमेरिका और दूसरी कंट्रियां डेमोक्रेसी के नाम पे दे विल कम अलोंग और बाकी जो नॉन डेमोक्रेटिक होंगी दे विल अलाइन विद चाइना। अगर ऐसा कोई सेटअप बाद में बनता है, जो मेरी इच्छा है, मेरी जी। इच्छा ये है कि बेस्ट ये होगा कि इंडिया चाइना गेट अलोंग और वेस्ट रहे, कोई दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। बट बेसिकली आवर इंटरेस्ट लाइज कि इंडिया और चाइना जो है दे कुड बरी देयर हैचेट। चाइना कुड अंडरस्टैंड इंडिया मोर, और चाइना अगर ये सोचता है कि सिर्फ वही डेवलप करेंगे और हम लोग नहीं डेवलप करेंगे, दिस इज अ विशफुल थिंकिंग। इंडिया विल डेवलप, इंडिया विल टेक इट्स ड्यू प्लेस इन द कमिटी ऑफ नेशंस जिसको कहते हैं, वो आप रोक नहीं सकते। तो इट्स बेटर टू कम एंड सिट डाउन, बातों को खत्म करो। राइज तो हो ही रहा है ना, आप लड़ भी रहे हो तब भी हम बढ़ रहे हैं, आप नहीं लड़ोगे हम तब भी बढ़ेंगे। तो आप अगर बैठो और जो मैटर्स है उनको आयरन आउट कर दो। इंडिया ने तो क्या नहीं किया, आपको सिक्योरिटी काउंसिल में आपका वो दिलवाया है, पोजीशन दिलवाया है, आपका वन चाइना पॉलिसी को हम आज तक एडहियर कर रहे हैं, जबकि आप कहीं नहीं मानते वन इंडिया। आपने पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन भेजा, आपने सीपेक के ऊपर पीओके से होकर के गए जिसको कि हम मानते, विच इज वायलेशन ऑफ आवर सॉवरेनिटी। तो चाइना हैज डन एवरीथिंग टू अर्क इंडिया, और उनका एक ही चीज है जिसमें वो कहते हैं कि हमने उनको अर्क किया, और वो ये कहते हैं कि आपने दलाई लामा जो है उनको आपने असाइलम दे रखा है। तो भाई दलाई लामा को असाइलम भले हमने दे रखा है, पर क्या दलाई लामा कोई टेररिस्ट भेजते हैं तिब्बत में कि यहाँ पे हम ट्रेन करते हैं, हम उनको वेपन देते हैं, उनको बम बारूद देते हैं कि जाकर के तिब्बत में कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करके बिल्कुल। आओ या कोई सैबोटाज एक्टिविटी करके आओ? हम तो नहीं करते।
अगर हम बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस है, इफ हम नहीं प्रोटेक्ट करेंगे बुद्धिज्म को तो कौन करेगा? आप तो एंटी रिलीजियस हो गए, आप उनको खाली बुद्धिस्ट होने के नाते दबा देना चाहते हो। तो भाई हम अब वो हमारे पास आए, हम उनको प्रिजर्व करते हैं, लेकिन हमने एक भी कोई इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन में ऐसा कोई काम किया है कि हमारा जो धर्मशाला है हिमाचल प्रदेश में, दैट हैज बिकम अ टेरर ग्राउंड, और एंटी चाइना कोई हम वहां पे फिलोसफीज पढ़ा रहे हैं या लोगों को माइंड ब्रॉच कर रहे हैं और उनको जो है इन्फिल्ट्रेट करवा रहे हैं तिब्बत में, चाइना में, मेनलैंड में बॉम्ब विस्फोट का कुछ नहीं करा रहे। तो भाई वो पीसफुली रहते हैं हमारे यहाँ दलाई लामा साहब, तो अब क्या कर ले, उनको निकाल के फेंक देंगे जस्ट बिकॉज आपको नहीं पसंद है? ऐसे तो नहीं होगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही। और मेरे ख़्याल में एक बात जो डॉक्टर साहब ने की कि इस वक़्त इंडिया और चाइना 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं इस रीजन के भी और दुनिया के भी जो तेज़ी से तरक्की करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका ग्रोथ रेट मतलब इंडिया का तकरीबन 8.3 या 8.5 के आस-पास ग्रोथ रेट है। इसी तरीके से चाइना का कम है, लेकिन क्योंकि इकॉनमी उनकी भी काफ़ी बड़ी है, वॉल्यूम उसका, तो इस वजह से वो भी ग्रोथ रेट उनका और बाकी दुनिया में जो उनका इन्फ्लुएंस है, वो इकोनॉमी में हो या बाकी चीज़ों में, उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। और मेरे ख्याल में अगर वो रोल प्ले करे, यानी ये दोनों रोल प्ले करे यूक्रेन रशिया वॉर में हो सकता है इनका, इसराइल ईरान हो सकता है, इसराइल फ़लस्तीन हो सकता है। तो ये इनका रोल ऐसे है ये कि इनकी बात सुनी जाती है, यानी रशिया इंडिया से इनकार नहीं करता कि वो बात नहीं सुनता, या इसराइल अगर नेतन्याहू की बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, कि वो इंडिया की बात ना सुने या नहीं सुनेंगे। अब ये ज़रूर है कि वो थोड़े-से एक सग़ीर किस्म के आदमी हैं, लेकिन इन लोगों के सामने मेरे ख़्याल में कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल सकता है और दुनिया में बेहतरी आ सकती है। ख़ैर एनीवे डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू थैंक तशक्कुर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सो नाइस।